नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल सिंगल विंडो पे। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं आपके लिए वो है OEE, यानी कि ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। ये भी एक लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल है, TPM में जो काफ़ी ये उपयोगी साबित होता है। तो हम इसके बारे में आज जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन दर्शकों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जो मेरी वीडियोस हैं वो जल्द से जल्द आप तक जो है वो पहुँचे। तो आइए आज देखते हैं इस वीडियो में आपके लिए और क्या क्या है। सबसे पहले कंटेंट्स की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ OEE, नेम, मेथोडोलॉजी, डेफिनेशन, नीड ऑफ OEE, क्यों ज़रूरत पड़ती है हमको इसकी, हाउ टू एग्जीक्यूट OEE in lean manufacturing, world class OEE elements, calculations, and the most common mistakes in overall equipment effectiveness and how to avoid them. OEE के फॉर्मेट के बारे में जानेंगे और एक एग्जांपल लेंगे OEE के साथ। इस वीडियो को जो है वो क्लोज कर देंगे। चलिए अब बात करते हैं OEE के बारे में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं उसकी। OEE was formulated by Seiichi Nakajima, who pioneered the TPM system back in 1960s। तो ये पिक्चर आप राइट साइड बॉटम में देख रहे हो, ये Seiichi Nakajima है जो कि TPM के जो है करता धरता यही थे। इन्होंने जो है वो TPM को जो है इंट्रोड्यूस किया था अमेरिका में। इनकी जो बुक्स भी हैं इन्होंने लिखी हुई, इंट्रोडक्शन टू TPM एंड TPM डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इस तरह से इनको जो इन्होंने पूरा जो है अमेरिका में इसको लॉन्च किया था। लेकिन आज हम जो TPM के बारे में इतना जो काम कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, उसका पूरा श्रेय जो है उसको जाता है टोयोटा कार मैन्युफैक्चरर को, क्योंकि उन्होंने 1980s में है जो इसको अडॉप्ट करके है, जो वो पूरी दुनिया को करके काम करके दिखाया कि हमने TPM के ऊपर काम किया है। और उसी दौरान उन्होंने ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के ऊपर काम किया, जिसकी वजह से वो TPM को जो है वो अचीव कर पाए। तो ये 1980s की बात है। और अभी भी हमारे जो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जो इसके ऊपर जो है वो काम कर रही हैं और काफ़ी अच्छा कर रही हैं। तो बेसिकली इसका फंडा यही था कि इफ़ यू कैन मेजर इट देन यू कैन इम्प्रूव इट। अगर आप अपने लॉस को जो है वो मेजर कर लेते हो, आपको पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ पे जो मेरा लॉस है। ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि जो है अपना लॉस है वो कहाँ कहाँ से आ रहा है। तो जब आप उसके ऊपर काम करते हो तो ऑटोमेटिकली जो लॉस है वो कम होना शुरू हो जाता है और आपको प्रॉफिट मिलता है। तो इस तरह से ये जो है इसका फंडा ये है कि इफ़ यू कैन मेजर इट देन यू कैन इम्प्रूव इट। और इसके बारे में और थोड़ा सा जानते हैं कि यू नीड टू हैव द प्लान इन प्लेस टू मेजर एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हो, आप में ये है कि मैं अपना जो प्रोसेस है वो इम्प्रूव करना चाहता हूँ, तो आपके पास उसके लिए कुछ ना कुछ प्लान होना चाहिए। नहीं है तो आप उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। और उस प्लान में क्या है कि OEE शुड बी द पार्ट ऑफ दैट प्लान। क्यों होना चाहिए OEE उसका प्लान? क्योंकि उसमें जो है OEE है जो वो लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल है, TPM का पार्ट है। अब लीन मैन्युफैक्चरिंग और हम TPM के ऊपर जब बात करते हैं तो जो है OEE है जो वो मस्ट हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ये एक कोर टूल है इसका, जिसके बिना पे हम ये जो चीज़ है वो अचीव नहीं कर पाते। OEE tells you exactly when is going on, what is going on in the production line। तो वही चीज़ है कि आपको अगर लॉस हो रहा है कहीं से तो OEE से जरिए आप जो है उसको पकड़ सकते हो कि मेरा यार ये इक्विपमेंट है जो वो मेरा जो है वो कम एफिशिएंसी है इसकी, इधर तो मैं इसको रिप्लेस करूं या कुछ ऐसा इस पर जो है कुछ काम करूं कि जो मेरा ये इक्विपमेंट है वो ज़्यादा एफिशिएंसी देने लग जाए। अब मान लीजिए आपके पास कोई 10 मशीन से लगी हुई हैं आपके प्रोसेस के अंदर की शॉप फ्लोर पे, तो उसमें से अगर हर मशीन है जो वो 10 पीस बनाती है तो टोटल पीस जो हमारे हो जाएंगे वो 100 पीस हो जाएंगे एक घंटे के। लेकिन अगर उसमें से कोई पीस जो है वो
उसकी एफिशिएंसी इतनी नहीं है, वो 5 पीस ही बना रही है, तो आप जो 5 पीस बनाने वाला जो इक्विपमेंट है उसके ऊपर आप जो है काम स्टार्ट करोगे अपना, उसको ऊपर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे, तब जाके जो है आपकी जो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस जो हम बोलते हैं, एफिशिएंसी बोलते हैं, वो चीज़ है जो वो पूरी कवर हो जाएगी। मतलब आप जो अपना प्रोसेस को इम्प्रूव कर लोगे, क्योंकि ये OEE इज़ ए की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इससे आपको परफॉर्मेंस का पता लगेगा आपके इक्विपमेंट का। नेम मेथडोलॉजी, तो इसमें नेम में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। इसका नाम है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। अगर कोई इसको ओवरऑल इक्विपमेंट एफिशिएंसी बोलता है तो वो बिल्कुल गलत है, आप इसको यही बोलोगे ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस। OEE, it is a mere but could have been produced in the line। मतलब आपके पास साइकिल टाइम पे आप चल रहे हो कि मेरे पास इतना साइकिल टाइम है और इतने साइकिल टाइम में मेरे पास इतने पीस बन रहे हैं, लेकिन OEE से आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो लाइन में है वो हो क्या रहा है, वो क्या वाकई आपने जो अपना लाइफ साइकिल टाइम के अकॉर्डिंग जो है इक्विपमेंट आपका जो वो पीस बना रहा है कि नहीं बना रहा है। The simplest way to understand OEE is a measure of manufacturer's efficiency and productivity। अब जैसे मैं अपनी खुद की बात करता हूँ, हम NPD से ताल्लुक़ रखते हैं। जब भी हमारे पास कोई कस्टमर आता है तो वो हमारी जो है कैपेसिटी के बारे में पूछता है कि आप मेरे को कितना मटेरियल है जो मंथली वो दे सकते हो। तो जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी को हम ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के ज़रिए जो है वो बढ़ा सकते हैं, काम कर सकते हैं उसके ऊपर। हम कस्टमर को बता सकते हैं कि हमारी कितनी कैपेसिटी है, और वो जब देखेगा कि इस लाइन पे मेरा जो है वो प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो हर इक्विपमेंट की जो है ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस है वो चेक करता है, जिससे उसको क्लियर हो जाता है कि अगर मेरे पास ये इतना अगर मैं इनको टारगेट दूंगा तो ये आसानी से उसको जो है वो अचीव कर लेंगे, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस तरह से ये काफ़ी जो है हेल्पफुल होता है। OEE is a calculation of availability, performance and quality of the output from a given equipment. It tells us how much product equipment produced compared with what it could have produced in the scheduled time। तो जो इसके जो कैलकुलेशन है उसमें अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस एंड क्वालिटी का जो है कैलकुलेशन होता है सारा प्रोसेस का, तो उससे जो है हम ये OEE जो है कैलकुलेट कर लेते हैं। OEE is a measure of how well a manufacturing process is utilized compared to its full potential during the periods when it is scheduled to run। It identifies the percentage of manufacturing time that is truly productive। तो ये है कि आपने कितना यूटिलाइज अपना इक्विपमेंट कर लिया है। अगर मान लो 8 घंटे आपका शिफ्ट के 8 घंटे हैं, तो 8 घंटे तो आप उसको यूज़ कर नहीं पाओगे। आपको वो वही है जो वो ये बता देगा कि आप 8 घंटे में से कितना अपना जो है इक्विपमेंट उसको यूज़ कर रहे हो। थोड़ा सा इसको मैं एग्जांपल के साथ यहाँ पर रिलेट करता हूँ इसको। जैसे मेरा प्लान है कि एक शिफ्ट है जो 8 घंटे की, अब साइकिल टाइम है मेरा 1000 पीस पर आवर, तो जो मेरा टारगेट है वो सेट हो जाएगा 8 घंटे का, वो है 8000 पीस पर शिफ्ट। अब क्या है मेरे पास, मैं अवेलेबल टाइम देखूंगा कितना अवेलेबल टाइम है। मान लो मेरे स्टार्टअप में मेरे को आधा घंटा लग रहा है, फेलियर अगर कोई आता है तो उसमें आधा घंटा लग रहा है, चेंज ओवर में 1 घंटा लग गया, तो 2 घंटे जो इसी तरह बीच में से निकल जाएंगे, और 8 घंटे की जगह मेरे पास बचे 6 घंटे। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास बचे हैं 6 घंटे। अब 6 घंटे के हिसाब से मेरे पास 75% है जो अवेलेबल टाइम है, बाकी 25% है वो इस चीज़ में निकल गया, जो स्टार्टअप टाइम है, फेलियर है या चेंज ओवर है। उसके बाद परफॉर्मेंस की बात करते हैं। यहाँ पे परफॉर्मेंस में जो है प्रोडक्शन है 700 पीस पर आवर। यहाँ पे मैंने जो साइकिल टाइम है मेरा वो बता रहा है कि 1000 पीस पर आवर है, लेकिन यहाँ पे मेरे जो प्रोडक्शन निकली है वो 700 पीस पर आवर की निकली है एवरेज। तो एक्चुअल जो है वो मेरे पास क्वांटिटी आई है 4200 पीस पर शिफ्ट का, जो मेरा बना है 6 घंटे में 4200 पीस है जो वो मेरा पास अवेलेबल है। अब इसमें जो प्रोडक्शन बनी है तो कुछ ना कुछ इसमें जो डिफेक्टिव पीस भी निकलेंगे, तो 168 पीस हैं जो मेरे डिफेक्टिव निकले हैं। तो टोटल मेरे पास जो बचा है वो है 4032 पीस हैं जो एक शिफ्ट में मेरे पास बचे हैं, जो है 96%। तो मेरा जो ओवरऑल मैं जब इसको कैलकुलेट करूँगा ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस को, तो ये मेरे पास बना है 50.4%।
तो ये मेरे पास काफ़ी लो है 50%। अब आप बोलोगे कि ये लो कैसे है, हमारे पास तो कोई इसका टारगेट ही नहीं था। तो टारगेट जो है वो जो वर्ल्ड क्लास हुई है वो है 85%। उसके बारे में मैं आगे बताता हूँ आपको। अब यहाँ से थोड़ा सा इसके जो कंसेप्ट को समझते चलते हैं आगे। अब मान लो मेरे प्रोसेस में जो है वो ड्रिलिंग भी है, मिलिंग भी है, टर्निंग भी है, ब्रोचिंग भी है, वेल्डिंग है, ये सभी प्रोसेस हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर मेरा एक प्रोसेस 65% में चल रहा है, एक मशीन 65 में चल रही है, तो सभी मशीनें जो है वो 65 में ही चलेंगी। अब हर प्रोसेस का क्या है, अपना अपना डिफ़िकल्टी होता है, अपना अपना लोडिंग अनलोडिंग साइकिल टाइम जो भी है वो होता है। कैसे आपने वहाँ पे जिग फिक्सचर जो है वो सेट किए हुए हैं। तो ड्रिलिंग पे अगर 65% लग रहा है, मिलिंग पे 55 है, टर्निंग पे 60 है, ब्रोचिंग पे 50 है और वेल्डिंग पे 55% है। तो ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। टारगेट द लोएस्ट OEE इक्विपमेंट एंड टेक द एक्शंस ऑन दैट। ये वो इन सब में से जो लोएस्ट है, जैसे 50% ब्रोचिंग पे है, तो मैं ब्रोचिंग के ऊपर पहले काम करूंगा कि यार यहाँ से एफिशिएंसी कम हो रही है, मटेरियल पीछे से तो बन के आ रहा है लेकिन ब्रोचिंग पे आके जो है वो ब्लॉक हो रहा है। तो मैं ब्रोचिंग पे कुछ ऐसा करूंगा कि जो मेरा जो वन पीस फ्लो है वो चले पूरा। तो ब्रोचिंग के ऊपर मैं काम करूंगा। तो ऐसा करते करते एक दिन आएगा जब मैं इसको ड्रिलिंग के जैसे 65% पे ले आऊँगा। तो उसके बाद क्या है, तो मैं नेक्स्ट टारगेट फिर लूँगा। यार अब इसका कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं अगर मिलिंग पे प्रॉब्लम आ रही होगी तो मिलिंग पे ऊपर काम करूँगा, अगर वेल्डिंग पे प्रॉब्लम आ रही है। इस तरह से ये मैं कॉन्टीन्यूस जो है इम्प्रूवमेंट अपना करता रहूँगा प्रोसेस में। और जो फाइनली है मेरा टारगेट जो सेट किया होगा मैंने, वो मैं ओवरऑल जो हमारा प्रोसेस का एफिशिएंसी है वो अचीव कर लूँगा। इससे धीरे धीरे क्या होगा, अगर मान लें 50 से 60% कर दिया तो 10% मेरी कैपेसिटी बढ़ जाएगी ब्रोचिंग की। तो इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस के ऊपर जो चीज़ें जो है अफेक्ट करती हैं वो है मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड एंड मदर नेचर। तो इस तरह से ये सभी चीज़ों का जो है इफेक्ट पड़ता है उसके ऊपर। इसको हम अगर कंट्रोल में रखेंगे, सही रखेंगे, तो हम इसको जो है इजीली जो है हमारा टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। अब बात आती व्हाई वी नीड OEE। सिंपली सा है कि टू इंक्रीज द कैपेसिटी, टू रिड्यूस द कॉस्ट। कॉस्ट कौन सी, अगर कोई रिपेयरिंग की कॉस्ट है या कुछ आपकी प्रोसेस साइकिल टाइम ये ऐसे सेट किया हुआ कि आपको वो जो है वो पीस कम भर रहे हैं, उसको हम उसको रिड्यूस कर देंगे, कैपेसिटी बढ़ेगी तो उसका जो है कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। टू इम्प्रूव द क्वालिटी, क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, टू इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोडक्शन लाइन। इट इंश्योर्स दैट यू यूज एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट टू इट्स फुलेस्ट कैपेसिटी। मतलब जो इक्विपमेंट का कैपेसिटी है हम उसको पूरे को पूरा उसको कंज्यूम करें, तब जाके उस इक्विपमेंट का फ़ायदा है। अगर हम उससे कम कर रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो एक तरह से वो हम लॉस ही जनरेट कर रहे हैं कंपनी को। तो लास्ट है, इट हेल्प्स टू यू टू मेंटेन द कॉम्पिटिटिवनेस इन द मार्केट। अगर आपके पास कस्टमर आता है, वो आपकी कैपेसिटी जानता है, आप उसको कॉन्फिडेंस होता है कि हाँ यार ये मेरा टारगेट है, अगर मेरे को 1 लाख पीस मंथ में चाहिए तो ये दे सकते हैं मेरे को। तो इस तरह से जो आपकी जो कंपेटिटिवनेस है मार्केट के अंदर वो बनी रहती है, आपके पास और से ज़्यादा कस्टमर आते हैं। अब वर्ल्ड क्लास OEE की बात कर लेते हैं। एन OEE स्कोर ऑफ 85% इज़ कंसीडर्ड एज ए वर्ल्ड क्लास। तो ये 85% अगर किसी ने अचीव किया होगा, जी हाँ टोयोटा ने अचीव किया है इसको, इस वजह से इन्होंने टारगेट जो है 85% लिया हुआ है। हो सकता है कोई और कंपनी इसको ज़्यादा कर ले तो ये 90% तक भी पहुंच सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। वो सिर्फ 85% इसका टारगेट अभी तक सेट है। अगर आपके पास 60% भी आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका प्रोसेस बहुत ख़राब है, आप उसको इम्प्रूव कर सकते हो। देयर इज़ अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट, बट OEE नंबर विल बी डिफरेंट फॉर एवरी मैन्युफैक्चरर एंड डिफरेंट। ये अलग अलग जो कैटेगरीज है मैन्युफैक्चरर की, अलग अलग इक्विपमेंट हैं, हर किसी का अलग अलग OEE होगा। तो उस हिसाब से आप जो है अपना इसको इम्प्रूव कर सकते हो, जितना भी आप बेस्ट कर सकते हो अपना, वो आपको इसको ले सकते हो टारगेट। तो ये जो 85% टारगेट है, अगर आप इसको फोकस के ऊपर अपना लेके चलोगे कि यार मेरे को 85% अचीव करना है, तो ये चीज़ है जो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। ये ऐसे डायरेक्टली जो है फोकस करने से अचीव नहीं हो पाएगा कभी भी। आपको फोकस करना है अपनी लॉसेस के ऊपर, जो आपके प्रोसेस के अंदर लॉसेस आ रहे हैं उसके ऊपर आपको फोकस करना है। जब आपने लॉसेस कम करने शुरू कर दिए
तो आपकी जो इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस है वो अपने आप बढ़ जाएगी। हो सकता है आप 85% टारगेट है जो वो भी अचीव कर लो। सिर्फ आपको फोकस करना है लॉसेस के ऊपर, तभी आपका जो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस है वो इंक्रीज करेगा। अब हम टारगेट 85% की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो है कैलकुलेशन के बारे में बता देता हूँ आपको कि अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी जो है क्या क्या होनी चाहिए, उसका भी टारगेट है, इंटरनली उसका भी टारगेट है। अवेलेबिलिटी का टारगेट होगा 90%, परफॉर्मेंस का होगा 95% और क्वालिटी का होगा 99.9%। तो मेजर रोल यहाँ पे क्वालिटी का है जो है 99.9%, वो होगा तब जाके आपका जो टारगेट, फाइनल टारगेट है 85% का, वो अचीव होगा आपके लिए। 6 बिग लॉसेस के बारे में बात करते हैं जिनकी वजह से हमारा जो प्रोडक्शन सिस्टम है वो काफ़ी इफेक्ट होता है। सबसे पहले प्लांट स्टॉप्स, कोई भी प्लांट स्टॉप्स हैं उसके बारे में तब उसका हमारा एक तरह से लॉस है। जैसे कि अभी लंच टाइम हो गया, अभी चाय पीने का टाइम हो गया, अभी ये टाइम वो टाइम, तो ये सब कुछ है जो ये प्लांट होता है तो इसमें प्लांट स्टॉप्स बोलते हैं। स्मॉल स्टॉप्स की बात करते हैं, कोई टोल चेंज वगैरह हो गया या कोई बोल्ट वगैरह लूज हो गया, उसको टाइट करने लग गए तो ये मशीन आपकी बंद पड़ी है, तो वो आपका मतलब स्मॉल स्टॉप्स हो गया। स्लो साइकिल टाइम्स, पीस लगाने में, उखाड़ने में उसको जो है वो काफ़ी टाइम लग रहा है, जे फिक्सचर का आपका डिज़ाइन सही नहीं है, ऑपरेटर भी परेशान है, साइकिल टाइम बढ़ रहा है, तो ये चीज़ है स्लो साइकिल्स की। रिजेक्शंस, आपकी क्वालिटी ख़राब आ रही है तो वो एक तरह से लॉस ही है। स्टार्टअप रिजेक्ट्स, स्टार्टअप करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, बार बार जे फिक्सचर को सेट कर रहे हो, अगर फॉर्जिंग में हो तो डाइयों को सेट कर रहे हो, तो एक तरह से ये लॉस ही है। और अनप्लान्ड स्टॉप्स, इन केस कोई ब्रेकडाउन आ गई है, अचानक से आपका इक्विपमेंट है जो ख़राब हो गया, तो वो चीज़ हमारी आ जाती है अनप्लान्ड स्टॉप्स में। एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं ओई के, तो ये आपको फॉर्मूले के बारे में बता देता हूँ कि अवेलेबिलिटी इंटू परफॉर्मेंस इंटू क्वालिटी की जो परसेंटेज निकल के आएगी, तो वो हम बोलते हैं उसको ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस इन परसेंटेज। अब हाउ टू एग्जीक्यूट, सिंपली एग्जीक्यूशन के लिए हमको क्या करना है, इन तीनों परफॉर्मेंस जो हमारा ओई परफॉर्मेंस इंडिकेटर है उसको हम ले लेते हैं अवेलेबिलिटी, परफॉर्मेंस और क्वालिटी में। अवेलेबिलिटी में क्या क्या आ जाएगा, आपका प्लान डाउन टाइम आ जाएगा, अनप्लान डाउन टाइम आ जाएगा, सेटअप डाउन टाइम आ जाएगा। अगर हम इन तीनों चीज़ों को जो है वो कम कर लें तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास जो हमारा टारगेट है 90% का, जो 85% अचीव करने के लिए ओवरऑल, तो वो अचीव कर लेंगे हम। अब जितना ज़्यादा टाइम होगा उतनी आपकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, अब प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो आपकी रिजेक्शन भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन वहाँ पे जो है आपको रिजेक्शन को कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फैक्टर जो ओई को अफेक्ट करता है वो है आपकी क्वालिटी। चलिए उसके बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले अवेलेबिलिटी के बारे में आपको मैंने बता दिया है कि प्लान डाउन टाइम है, अनप्लान डाउन टाइम है, सेटअप डाउन टाइम है। अब परफॉर्मेंस में क्या है, प्रोडक्शन स्पीड। आप अपने जे फिक्सचर को ऐसे डिज़ाइन कीजिए कि उसमें जो लोडिंग का टाइम निकल रहा है वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाए। कुछ ऐसा मशीनरी को यूज़ कीजिए जिससे कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाए। ये माइनर स्टॉपेज है, कोई बोल्ट लूज हो गया या ये सब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करके अपने इक्विपमेंट को पूरा तैयार रखिए ताकि आप उसको फुल कैपेसिटी में जो है वो यूज़ कर सकें। अब थर्ड पॉइंट है हमारा क्वालिटी। क्वालिटी में क्या है, आपका रिजेक्शन, रिवर्क और यील्ड, ये तीनों चीज़ों के ऊपर आपको ध्यान करना पड़ेगा। तो इन तीनों को जो है मैं आपको फॉर्मूलाज के साथ इसको बताता हूँ कि आप इसको कैसे कैलकुलेट करोगे। सबसे पहले हमारा अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी में आप देखोगे कि 8 घंटे की शिफ्ट है, उसको मैं 60 मिनट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। टोटल मेरे पास मिनट्स आते हैं एक शिफ्ट में 480, और उसमें से चेंज ओवर का टाइम मैंने 40 मिनट लिया है। अब यहाँ पे चेंज ओवर का टाइम जो है 40 मिनट है, तो आप इसको SMED के ज़रिए कम कर सकते हो। 6 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 9 मिनट, सिंगल मिनट में आप इसको लेके आ सकते हो। जिन्होंने मेरा वीडियो SMED का देखा होगा वो यहाँ से उसको रिलेट कर सकते हैं, उनको याद आएगा कि मैंने वहाँ पे काफ़ी कुछ इसमें के बारे में बताया था। आप मेरा SMED का वीडियो जो है वो देख सकते हो। चेंज ओवर्स 40 मिनट्स, ब्रेक डाउन से 20 मिनट्स। तो इसका ओवरऑल कैलकुलेट करके जो आएगा हमारा 88% अवेलेबिलिटी आ गया। उसके बाद परफॉर्मेंस, अवेलेबल टाइम है 420 मिनट। 420 मिनट कैसे होगा, मेरे पास 400 मिनट है, 480 मिनट है जो वो अवेलेबिलिटी था। उसमें से मैंने ये जो चेंज ओवर और ब्रेकडाउन का है 60 मिनट है, 40 और प्लस 20, 60 मिनट मैंने निकाल दिए
तो मेरे पास जो अवेलेबल टाइम बना है वो है 420 मिनट का। ठीक है जी। अब 420 मिनट में क्या है, मेरा जो साइकिल टाइम है, नीचे आप देखोगे यहाँ पे जो प्रोडक्शन रेट है 2 पार्ट्स पर मिनट, 1 मिनट में 2 पीस बन रहे हैं। तो जो पार्ट्स एक्चुअली बने हैं तो वो बने हैं 840 बनने चाहिए थे, लेकिन 800 ही बना। ठीक है। तो उस वजह से क्या है कि मेरा जो परफॉर्मेंस है वो 95% आ गया। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैंने अवेलेबिलिटी कैलकुलेट कर ली है, यहाँ पे मैंने परफॉर्मेंस कैलकुलेट कर लिया। अब मैं क्वालिटी कर लूँगा कैलकुलेट। अब क्या है, 800 पीस तो बन गया। 800 पीस में से जो 750 पीस है वो ठीक बना है। 30 पार्ट्स को मेरे को जो है वो रिपेयर करना पड़ेगा, और 20 पार्ट्स हैं जो वो बिल्कुल ही स्क्रैप हो गए। यहाँ से मेरा क्वालिटी का परसेंटेज आ गया 94%। तो इसको मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा सभी को। मल्टीप्लाई करने के बाद जो ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस मेरा आ गया वो आ गया 79%। तो ये काफ़ी अच्छा है, लेकिन आप अपना या अपने प्रोसेस के हिसाब से जो है कैलकुलेट कीजिए, आपको वहाँ से जो है ये काफ़ी अच्छा पता चल जाएगा। अगर आपको फॉर्मूलेज में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप सिंपली अपनी जब इंटरव्यू के लिए आप जो है वो जॉब इंटरव्यू के लिए इस चीज़ को ऐसे याद रख सकते हो पिक्चर को, कि अवेलेबिलिटी है वो B/A है, परफॉर्मेंस है जो वो D/C है, और क्वालिटी जो है F/E है। फर्दर अवेलेबिलिटी क्या है, B/A, यानी कि प्रोडक्शन टाइम डिवाइडेड बाय अवेलेबल टाइम। तो सिंपल याद करने का तरीका है ये कि आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हो, प्रोडक्शन टाइम डिवाइडेड बाय अवेलेबल टाइम। अब परफॉर्मेंस का क्या है, D/C, यानी कि एक्चुअल प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय प्रोडक्शन कैपेसिटी। क्वालिटी क्या है, F/E, यानी कि गुड पीसेज डिवाइडेड बाय एक्चुअल प्रोडक्शन। तो इस तरह से आप इसको याद करके रख सकते हो, आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी तरह की भी कोई। तो ये 5 कॉमन मिस्टेक्स जो मैंने इंट्रोडक्शन में स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये गलतियां जो है हम कर देते हैं अक्सर जब हम OEE को कैलकुलेट करते हैं या उसका डाटा जो है वो एनालिसिस करते हैं। तो ये 5 मिस्टेक्स हैं जो ये आपने नहीं करनी है। फर्स्ट क्या है, फोकसिंग ऑन द OEE स्कोर नॉट द लॉसेस। ये मैंने आपको पहले ही समझा दिया वहाँ पे कि लॉसेस के ऊपर फोकस कीजिए, OEE के ऊपर मत कीजिए। जैसे ही आप लॉसेस कम करोगे OEE अपना आप बढ़ जाएगा। यूजिंग OEE टू कंपेयर अनरिलेटेड प्रोसेस एंड प्लांट्स। अब एक मशीन का OEE ज़्यादा आ रहा है और दूसरे प्रोसेस का जो है वो कम आ रहा है, तो आप उसको कंपेयर नहीं करोगे। हर प्रोसेस का अपना अपना OEE होगा, हर मशीन का अपना अपना जो है OEE होगा। एक्सक्लूडिंग चेंज ओवर इन OEE कैलकुलेशन। आप क्या करते हो कि कोई प्लानिंग चेंज हो रही है, आपकी चेंज ओवर हो रहा है, तो आप बोलते हो यार ये तो होगा ही होगा यार ये, तो आपको जो है वो चेंज ओवर में जो है वो इंक्लूड करना है OEE में, उसको अलग नहीं रखना, जिससे कि आपको पूरा एक्चुअल जो डाटा मिलेगा। एक चीज़ और, आप एक प्रोसेस में 10 बार जो है वो चेंज ओवर कर रहे हो और दूसरे में 2 बार चेंज कर रहे हो, तो इन दोनों का आप कंपैरिजन कभी भी मत करना, क्योंकि ये दोनों का दोनों जो है अलग अलग उनकी एफिशिएंसी होगी, क्योंकि चेंज ओवर इसमें काफ़ी ज़्यादा हो सकता है, दोनों में फ़र्क। इम्प्लीमेंटिंग OEE तो बोल प्लांट, सभी पे ओवरऑल इक्विपमेंट इफेक्टिवनेस इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपना जो है आप देखिए कि मेरा किस प्रोसेस में जो है वो प्रोडक्शन कम हो रही है। आप जहाँ पे प्रोडक्शन कम हो रही है वहाँ पे जो है उसको जो है वहाँ पे उसको OEE को लागू करोगे कि यार मैं इसको इक्विपमेंट को एफिशिएंट बनाना चाहता हूँ, यहाँ से मेरा जो है वन फ्लो पीस है, जो वन पीस फ्लो है जो वो ख़राब हो रहा है, तो मैं यहाँ से इसको अगर सेट कर दूंगा तो मेरा वन पीस फ्लो चलेगा और मेरा प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। ठीक है जी। तो इसको सारे प्लांट में इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, फालतू का काम बढ़ जाएगा आपका। जो डाटा कलेक्शन इज़ टू स्लो, आप डाटा कलेक्ट कर रहे हो तो ये ना हो कि आप इतना टाइम लगा दो डाटा कलेक्ट करने के लिए कि आप जब तक डाटा कलेक्ट करो तब तक आपका जो है नुकसान वो बहुत बढ़ जाए। तो इसको आप सॉफ्टवेयर के माध्यम से ये कर सकते हो। आप सिर्फ आपको जो आपका ब्रेक डाउन है उसको डाउन टाइम वगैरह जो है उसको आपको सॉफ्टवेयर में डालना होता है, प्रोडक्शन और क्वालिटी का जो है वो डाटा डालना होता है, तो आपको तुरंत वो विद इन द सेकेंड्स जो है वो आपको बता देता है कि आपके प्रोसेस की जो है एफिशिएंसी क्या है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप को ये वीडियो जो है वो काफ़ी पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें जल्द से जल्द, ताकि जो है जो वीडियोज़ हैं वो आपके साथ जो है जल्द से जल्द आपके पास जो है वो पहुँचें। थैंक यू।